हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और आप सब लोगों ने वीडियो का टाइटल देखा होगा। और ये जो नॉर्मलाइजेशन जो राजस्थान में वर- विद्यार्थियों की वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है, ये अजब का खेल है। मुझे हंसी आती है कभी कभी इस नॉर्मलाइजेशन के नाम पर कि विभाग सरकार हमारे साथ किस किस तरह का मजाक कर सकती है, किस किस तरह की हमारे साथ धोखाधड़ी कर सकती है, विद्यार्थियों के साथ, राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी कर सकती है। तो वैसे ये सही लिखा है मैंने, नॉर्मलाइजेशन कोई सरकारी प्रक्रिया नहीं, ये बोर्ड की मानसिक समस्या है। और मानसिक समस्या का इलाज समय पर करना जरूरी है, नहीं तो ये पागलपन में बदल सकती है। आगे भी कई भर्तियों में ऐसा हुआ था, नॉर्मलाइजेशन का विरोध भी किया गया था, कोर्टों में भी गया था ये फॉर्मूला, लेकिन उसका कुछ परिणाम नहीं निकला और विद्यार्थी शांत होकर बैठ गए। और अब भी वापस ये समस्या उपजी है और वापस नॉर्मलाइजेशन के नाम पे राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ धोखा हो रहा है, उनको ठगा जा रहा है। और अगर अब भी इस समस्या का निवारण नहीं हुआ, अगर इस मानसिक समस्या का इलाज नहीं हुआ, तो ये न जाने आगे कितनी भर्तियों तक चलती रहेगी। तो आज अभी इस समस्या को जड़ से खत्म करना जरूरी है। तो नॉर्मलाइजेशन, ये किस तरह का नॉर्मलाइजेशन है भाई। कल पशु परिषद का रिजल्ट आया, इतने दिन से अध्यक्ष साहब पता नहीं वो क्या क्या बातें बना रहे थे, लोग उनको पूछ रहे थे सर रिजल्ट जारी कर दो, सर रिजल्ट जारी कर दो। अरे हमारा कार्य प्रगति पर है, रिजल्ट जारी हो जाएगा ना, आपको बताए तारीख को हो जाएगा, 3 तारीख को हो जाएगा, वो हो जाएगा। पता नहीं क्या क्या ट्वीट कर रहे थे। और रिजल्ट जारी कर दिया भाई साहब इन्होंने 2200 पेपर में लगभग। और उसमें से भी पास किए 3,83,000। भाई पोस्ट है 6,000। राजस्थान के इतिहास में तो छोड़ो, मुझे नहीं लगता भारत के इतिहास में भी कभी किसी 6,000 पदों पे 3,83,000 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ हो और उनकी मेरिट बनाई गई हो। और इतने दिन से पता नहीं भाई साहब क्या माहौल बना रहे थे। आप ऐसे ही बोल देते सबको कि भाई जिसके 40% आ रहे हैं सब पास है। आप बोल रहे हैं कि इसमें से 2-3 गुना और लेंगे। अब भाई जब 2-3 गुना आपको अलग लेने ही थे, तो ये क्यों 3,83,000 लोगों की पीडीएफ बनाई आपने, क्यों इनका नाम उसमें डाला। भाई एक पीडीएफ में नाम आने का मतलब, हमारे गांव में जो गांव वाले होते हैं, पीडीएफ में नाम आने का मतलब तो वो समझ लेते हैं कि हाँ लड़के का ठीक ठाक सिलेक्शन हो गया है। लेकिन अब इसमें से भी आप 2-3 गुना अलग करोगे, तो पहले ही आप 2-3 गुना अलग कर देते ना। ये सब फर्जीवाड़ा करने की क्या जरूरत थी, ये सब दिखावा करने की, इतना उछल कूद करने की क्या जरूरत थी। भाई इतना तो वो क्या बोलते हैं, वो पॉपकॉर्न भी नहीं उछलता है कुकर में खुलने के बाद, जितना आलोक राज्य ट्विटर पे उछलते हैं हमारा काज काम ये हो रहा है, हमारा काम चल रहा है, वो ये हो रहा है, वो हो रहा है। और जब उस काम का परिणाम आता है तो पता नहीं सब खिचड़ी बना देते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, आलोक राज्य के ऐसे कई काम है जो ट्विटर पे बहुत उछलते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारा ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, ये वो। लेकिन जब परिणाम आता है ना उन कार्यों का, तो आलोक राज्य फिर जवाब नहीं देते। अब देख लो 2 दिन से ट्विटर पे एक्टिव नहीं है वो, जब उनका नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, पशु पक्षी रिजल्ट नाम के उनका विरोध हो रहा है ना, ट्विटर पे ऑनलाइन ही नहीं आ रहे वो। ना उन्होंने कोई ट्वीट किया है ना कोई पोस्ट किया, आप चेक कर लेना। अगर कल से लेके अब तक उन्होंने एक ट्वीट भी किया हो तो उनका जवाब ही नहीं है, क्या जवाब देंगे वो। उनको तो बस खेल करना आता है क्या। अब यार आप नॉर्मलाइजेशन के नाम पे 25-25 नंबर, 35-35 नंबर बढ़ा रहे हो, लोगों के घटा रहे हो। अब बेचारे के जिनके 135 नंबर बन रहे थे, 130 नंबर बन रहे थे क्या, अब उनका तो फाइनल सिलेक्शन था ही ना। भाई ऐसे कहीं मतलब बेरोजगार है, मेहनती युवा है हमारे राजस्थान के, तो न जाने 4-4 5-5 सालों से वो पढ़ाई कर रहे थे, अपने घरों से अलग रह के पढ़ाई कर रहे थे। मतलब कोई मान लो जोधपुर रह के पढ़ रहा था, कोई जयपुर रह के पढ़ रहा था, कोई सीकर रह के पढ़ रहा था, कोई उदयपुर रोड पे पढ़ रहा था, और कोई मान लो अपने गांव से सिटी में आके पढ़ रहा था, कोई लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा था, कोई रूम का किराया लेके पढ़ रहा था। भाई आपको अंदाजा भी है जब एक विद्यार्थी रूम का किराया लेके पढ़ता है तो क्या हालत होती है उसकी। मुझे नहीं लगता आपको एहसास होता होगा आलोक राज जी। जब एक विद्यार्थी रूम का किराया लेके पढ़ता है ना, मान लो उसने कोचिंग नहीं की, कोचिंग तो बहुत दूर की बात है, कोचिंग तो हर कोई विद्यार्थी कर भी नहीं पाता है क्या राजस्थान में।
और कोचिंग तो बड़ी दूर की बात नहीं, मान लो वो अपने गांव से 15-20 किलोमीटर रूम में भी अगर पड़ता है ना, तो उसका 3 से 4 हजार रुपये रूम का किराया, 3 से 4 हजार खाने पीने का खर्चा, और लगभग 2 से 2.5 हजार उसका किताबों का, कॉपियों का, कुछ नोट्स का खर्चा हो गया। तो उस महीने का खर्चा आता है उसका लगभग 10-12 हजार रुपये। और मान लो कोई बच्चा 10-12 हजार हर महीने खर्च करके, 10-12 हजार हर महीने खर्च करता है कोई बच्चा, और साल 1.5 साल तैयारी करता है, मान लो उसने 1 साल भी तैयारी की, लगभग 12 से 15 महीने तैयारी की, तो भी अगर इसको आप हर महीने के 12 हजार 15 हजार से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग एक स्टूडेंट 1.5 लाख रुपए खर्च करता है सर। 1.5 लाख रुपए खर्च करता है अपने 1 1.5 साल में पढ़ाई पढ़ाई के ऊपर। क्या, और ऐसे कई बच्चे हैं सर जो आपको मिल जाएंगे, जो 2-2 साल से, 3-3 साल से, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। कईयों ने मतलब अपने घर की जमीन गिरवी रख दी है, कईयों के गहने गिरवी पड़े हैं घर वालों के, कईयों के खेतों की जमीन पड़ी है, कईयों ने अपने, कईयों के माँ बाप ने उधार पैसे लाके बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि भाई इस बार पीडीएफ में नाम आ जाएगा, इस बार बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। और बच्चा भी जब पेपर दे के आता है और जब आप आंसर की जारी करते हो तो ठीक उसे लगता है कि भाई हाँ मेरे 130 135 बन रहे हैं। यार 150 में से 130 135 बनना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है भाई। 92 90 का स्कोर होता है परसेंटेज का। तो यार 100 में से कोई बंदा 92% स्कोर स्कोरिंग कर रहा है, तो भाई और क्या करे बताओ। भाई वो तो मान लो अपना रूम राम खाली करके छोड़ के सब गांव चला गया कि भाई घर वालों को बोल दिया मेरे इतने सही हो रहा है और इस बार तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उसकी घर की स्थिति नहीं थी, उसने कहा ठीक है इसी के भरोसे बैठते हैं। अब आपने रिजल्ट जारी किया 4 महीने बाद, 4 महीने से आप ट्विटर पे माहौल ही माहौल बना रहे हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और जब रिजल्ट आया उस 135 वाले के कट के 25 नंबर कट गए, क्या वो आ गया 110 पे, 110 पे आ गया। और जिसको मतलब कोई लेना देना नहीं था, जैसे कि मान लो किसी के 110 नंबर आए और उसको पता है भाई कट ऑफ 115 जाएगी तो हमारा कोई लेना देना है नहीं भाई, हम तो अगली भर्ती की तैयारी करते हैं, तो उसके आपने सीधे 35 नंबर बढ़ा दिए, तो ये तो बंदा चला गया 155 पे, 145 150 155 पे चला गया। ये आप किस तरह का नॉर्मलाइजेशन करते हो? पहली बात तो नॉर्मलाइजेशन करते ही क्यों हो, क्या जरूरत है आपको नॉर्मलाइजेशन की? सर मैं आपको पिछली भर्ती की बात बताता हूँ। जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी ना, अशोक गहलोत जी की, तो काम उन्होंने खूब अच्छा किया था सर। क्या मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन काम इन्होंने खूब अच्छा किया था सर। मतलब चिरंजीवी योजना लेके आए थे, 25 लाख का इलाज फ्री दे रहे थे लोगों को। मतलब एक गरीब आदमी को सिर्फ आधार कार्ड लेके हॉस्पिटल जाना है और उनका इलाज बाकायदा होता था। क्या, और एक गरीब आदमी को अगर हॉस्पिटल में खड़े होने की हिम्मत दी है ना, वो पिछली सरकार ने दी थी। लेकिन सरकार वो, लेकिन फिर भी वो सरकार चली गई सर, जनता ने उसको दरकिनार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि सर राजस्थान में, मतलब भारत में लोकतंत्र है, राजस्थान में भी लोकतंत्र है, और राजस्थान में सर जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वर्तमान टाइम में ना सर वो युवाओं की। वो सर अशोक गहलोत जैसे युवा, अशोक गहलोत सरकार से युवा नाराज थे, क्योंकि सर उनके कार्यकाल में लगभग जितनी भी भर्ती परीक्षा होती है इसमें से 90% भर्ती के पेपर लीक हुए थे। क्या, और ना सरकार ने कोई कार्रवाई की थी उनको पकड़ने में, और ना कोई ठोस कदम उठाए थे, और ना उनका कोई अच्छा परिणाम निकला था। तो भले ही सरकार ने 25 लाख का इनाम, इलाज फ्री दिया हो, कुछ भी किया हो जनता के लिए, लेकिन युवा उनसे नाराज थे सर। क्या, पेपर लीक की वजह से, इसलिए युवाओं ने ऐसी सरकार को उखाड़ फेंका और एक नई आस के साथ बीजेपी सरकार को मौका दिया था, और दिया है कि भाई ये सरकार हमारे लिए कुछ न कुछ करेगी। और निश्चिंत ही हम बीजेपी सरकार के काम से खुश हैं कि उन्होंने पेपर लीक के मामले में बहुत अच्छा काम किया है। मतलब जो काम पेपर लीक वालों को पकड़ने में गहलोत सरकार नहीं कर पाई, वो बीजेपी सरकार ने किया है। न जाने कहाँ कहाँ से पेपर लीक करने वालों को बाहर से पकड़ के लेके आई वो। लेकिन सर ये नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है ना, ये अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में चला था, इससे पहले ये राजस्थान में नहीं था सर। तो अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में चला था। तो हमने सोचा सब बीजेपी सरकार आएगी तो उसका भी कुछ करेगी, ठीक है। अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में भी नॉर्मलाइजेशन के नाम पे बहुत फर्जी बना हुआ था,
और हम देख रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकाल में भी बहुत फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्या है आप लोगों को? अब एक शिफ्ट में पेपर क्यों नहीं करवाते? एक शिफ्ट में पेपर क्यों नहीं करवाते? और मुझे आश्चर्य होता है इस बात का कि जब मैं आलोक राज जी के ट्विटर पे ट्वीट देखता हूँ, कई कई बच्चे उनसे पूछते हैं कि सर आप एक शिफ्ट में पेपर क्यों नहीं करवाते? तो उनके आपको ऐसे सैकड़ों ट्वीट मिल जाएंगे कि हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो ये आपको उनका जवाब मिल जाएगा, इसलिए हम एक शिफ्ट में पेपर नहीं करवा सकते। सर पहले भी एक शिफ्ट में पेपर होते आए हैं क्या? और अब भी हो सकते हैं। और आप बोल रहे हो संसाधन नहीं है। सर क्या चाहिए पेपर लेकर? सरकार आपको बजट दे रही है, क्या आप भर्ती प्रक्रियाओं के नाम पे मतलब गलत आंसर की जारी करते हैं? मतलब जो जो सवाल मैं देख रहा हूँ ना, हमारे आसपास पढ़ने वाले बंदे 15-20 है हम दोस्त क्या, अब जब आंसर की आती है ना किसी परीक्षा की, तो हम बंदे मिलाते हैं, तो हमें भी लगता है यार इसका उत्तर ये होना चाहिए, बोर्ड ने ये कैसे मान लिया? तो भाई 100 में से कोई एक दो सवाल हो जाए, कोई बुक से भी गलती हो सकती, लेकिन एक एक आंसर की में सर 8-8 9-9 सवाल बोर्ड गलत मानती है। फिर बंदा ये आंसर गलत, आपत्ति के नाम पे आप 100 से 150 रुपए लेते हो, 100 रुपए से 150 रुपए लेते हो। और मान लो एक बंदे ने 3-4 भी आपत्ति डाली ना, तो उसके तो लग गए 300-400 रुपए। और ऐसे न जाने कई सैकड़ों बंदे हैं जो आपत्तियां डालते हैं। सर आप बोर्ड की आपत्तियों के नाम पे आप इनसे पैसे ऐंठ लेते हो, खुद पहले गलत आंसर की जारी करते हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जो आंसर की जारी होते हैं ना, ये पक्का एकदम जानबूझकर की जाती है कि लोग इस पे आपत्ति लगाए, बोर्ड के पास रेवेन्यू आए क्या। नहीं तो भाई इनका खर्चा कैसे चलेगा? और इतिहास गवाह है, आज तक ऐसा कोई सरकारी कर्मचारी पैदा नहीं हुआ जो अपनी सैलरी पे बोलता है कि बस इस सैलरी से मेरा घर चल जाएगा। तो सर आप भी सरकारी कर्मचारी है, आप भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है क्या? और सर आपके नाम के आगे मेजर जनरल लगता है, और आपका बैकग्राउंड आर्मी से है, आप भारतीय सेना में रहे हैं। सर मैं भारतीय सेना का बहुत सम्मान करता हूँ। सर वर्तमान समय में मेरे किसी के प्रति इज्जत है ना, वो भारतीय सेना के प्रति है क्या। उतनी मैं कितनी किसी की भी शायद इज्जत नहीं करता हूँ जितनी भारतीय सेना की करता हूँ। सर आपने निश्चिंत ही आपने सर राष्ट्र की सेवा बहुत अच्छे से की होगी, और राष्ट्र हित में आपने अनेकों काम किए होंगे। लेकिन सर मैं ये जानता हूँ सर आपने राजस्थान के हित में काम नहीं कर रहे हो सर वर्तमान समय में। युवा आपसे बहुत नाराज है सर क्या, युवा बहुत नाराज है आपसे। और जब नॉर्मलाइजेशन के बारे में से आपको पूछा जाता है कि सर नॉर्मलाइजेशन ऐसा कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वो एजुकेशन नगरी का कोई इंटरव्यू ले रहे थे, उनको एजुकेशन नगरी न्यूज़ चैनल वाले हैं, हमारे भाई बंधु को जर्नलिस्ट है, वो इनका इंटरव्यू ले रहे थे, नॉर्मलाइजेशन के बारे में उनको कुछ पूछ रहे थे। तो उन्होंने पूछा था कि सर एक शिफ्ट में बच्चे के 15-20 नंबर 25 नंबर कट गए, एक शिफ्ट में 20-25 नंबर 30 नंबर बढ़ गए। तो सर मतलब एक जो है चौथी पारी वाले लगभग आधे से ऊपर 70% बच्चे गायब हो गए, और जो सिक्स पारी वाले बच्चे थे वो उनका लगभग 70% बच्चों का हो गया। तो सर ये नॉर्मलाइजेशन के मतलब कैसे किया आपने? तो आलोक राज जी ने बड़े प्यार से कहा था उन जर्नलिस्ट साहब को। तो सर मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई आदमी के मुंह से शब्द कैसे निकल सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमें बच्चों की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं, हम बस हमारी प्रक्रिया फॉलो कर रहे हैं। सर ये क्या प्रक्रिया फॉलो कर रहे हो आप? पहली शिफ्ट के नंबर घटा रहे हो क्या, और छठी शिफ्ट पे बढ़ा रहे हो, मतलब इसके बीच में 4 एग्जाम और है, दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, इन सबको मिला दे तो 6 एग्जाम होते हैं। छह 5 शिफ्ट और बचती है, मतलब 6 पेपर तो होंगे ना सर। तो सर पशु परिचय का राजस्थान में पहली बार पेपर हुआ है, और किसी को अंदाजा नहीं था पेपर कैसा आएगा। तो सर फर्स्ट शिफ्ट वाले इनको तो अंदाजा भी नहीं था ना सर। इसका पेपर हुआ तो सर इनको अंदाजा लगा थोड़ा बहुत, हाँ ऐसा पेपर आ सकता है। फिर इसका भी हुआ, इनको थोड़ा ज्यादा अंदाजा लगा, इसका भी हुआ, इनका थोड़ा ज्यादा अंदाजा लगा। ऐसे करके सर सिक्स वालों को तो अनुभव हो गया ना। और सर आप पेपर चेक कर लीजिएगा, और शायद आपके पास 6 ही पारियों के पेपर ना पड़े हो पशु परिचर के, तो आप मुझे बकायदा ट्विटर पे टैग करिएगा और बोलिएगा कि हमारे पास पेपर नहीं है बोर्ड के पास। तो मेरे पास 6 के 6 पेपर पड़े हुए हैं, और अगर मेरे पास भी नहीं होंगे सर, मैं आपको किसी जेरोक्स की दुकान पे
या किसी फोटोशॉप की दुकान पे, साइबर कैफे से, या मेरे खुद के पास प्रिंटर है, मैं प्रिंट निकाल लूंगा और सिर्फ बकायदा अपने खर्चे पे आपको मैं बोर्ड पे स्पेस पोस्ट कर दूंगा, पेपर और उसके आंसर की के साथ। और सिर्फ मैं जो फोटो कॉपी भेज रहा हूँ ना, वो उससे आप बोर्ड का सत्यापन कर लीजिएगा, वही पेपर है, और आप मिलान कर लीजिएगा। बकायदा 10 से 15 सवाल, 10 से 15 सवाल पहले शिफ्ट से आते आते छठी शिफ्ट में रिपीट हुए। तो सर, पेपर हार्ड इनके लिए था या इनके लिए था? मतलब एक इनके लिए पूरा नया एक्सपीरियंस कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, और पेपर इन तक आते आते इनको तो अनुभव भी हो गया था पिछले 5 पेपर का। क्या मतलब कैसा पेपर आएगा, और अनुभव होने के बाद भी इनकी शिफ्ट में लगभग 10 से 15 सवाल रिपीट हुए थे। तो सर किस आधार पे आपने ये बोल दिया सर बड़ी आसानी से कि छठी शिफ्ट वालों को पेपर हार्ड था इसलिए इनके इतने नंबर बढ़ गए? नॉर्मलाइजेशन के नाम पे आप धोखा कर रहे हो लोगों के साथ, स्टूडेंट के साथ, राजस्थान के विद्यार्थी के साथ। क्या ये नहीं चलेगा सर अब राजस्थान में? क्या? और सर बाकायदा मुझे ट्विटर पे आप मेंशन कीजिएगा, मैं आपको 100% पेपर भेजूंगा। क्या? और साथ से जब नॉर्मलाइजेशन हटाने की बात करते हैं तो बोलते हैं भाई दो जिनकी परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में होती है उनमें नॉर्मलाइजेशन होना बड़ी बात नहीं है। क्या कॉमन बात है, छोटी बात है। तो सर आप एक शिफ्ट में क्यों करवाते हैं सर? हर वक्त संसाधनों का रोना रोते हो क्या? तो सर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपसे छोटा बोर्ड है सर। कर्मचारी चयन बोर्ड तो राजस्थान में बहुत बड़ा है, आरपीएससी के बाद दूसरे नंबर पे है भर्ती प्रक्रिया करवाने में वो। फिर भी आप संसाधनों का रोना रोते हो। हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को देख लीजिए सर, आपसे तो कई मुझे लगता है कि उनके पास कहीं तो संसाधनों की कमी है आपसे आधी, और आपसे आधे कर्मचारी लगभग उनके पास है। फिर भी सर वो हर साल 10th और 12th दोनों की पारियों के बच्चे मिला देना सर, दोनों क्लास के लगभग वो 30 से 35 लाख बच्चे होते हैं। क्या? फिर भी सर बोर्ड हर साल लगभग 10वीं का हो चाहे 12वीं का हो, हिंदी का पेपर एक शिफ्ट में करवाते हैं। हिंदी का पेपर एक शिफ्ट में करवाते हैं, इंग्लिश का पेपर एक शिफ्ट में करवाते हैं, मैथ्स का पेपर एक शिफ्ट में करवाते हैं। 12th का हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स, आर्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, चाहे कोई भी पेपर हो सर। आपने कभी सुना है कि भाई आज 10वीं बोर्ड का हिंदी का पेपर 2 शिफ्ट में होगा? क्योंकि विद्यार्थी की संख्या अत्यधिक है, बोर्ड के पास इस बार नामांकन ज्यादा आए हैं। क्या अभिभावकों ने अपने बच्चों को पढ़ाने में रुचि दिखाई है, इसलिए इस बार नामांकन ज्यादा आए हैं, और बोर्ड के पास भी संसाधनों की कमी है, इसलिए बोर्ड भी अब हिंदी के पेपर 2 शिफ्ट में करवाएगा। कभी सुना है सर? नहीं सुना है। तो सर जब एक छोटा सा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो आपसे मतलब छोटा तो नहीं है लेकिन आपसे तो वो कई गुना छोटा है सर, जब वो लगभग 17 से 18 लाख बच्चों की परीक्षा एक शिफ्ट में करवा सकता है, उनका पेपर भी 3.25 घंटे का होता है, आपका पेपर भी 3.25 घंटे का होता है। तो सर जब वो बोर्ड की परीक्षा 17 से 18 लाख बच्चों की एक शिफ्ट में करवा सकते हैं, तो सर आपसे एक शिफ्ट में क्यों नहीं होती सर? मुझे तो हंसी आती है कि भाई जब भी आप ये ट्वीट करते हैं कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, तो सर वो संसाधनों की कमी की आपके पास सिर्फ विद्यार्थी के लिए ही है? और दो कुछ 2-4 बातें आपको और बताना चाहूँगा, और उम्मीद करूँगा कि मेरा वीडियो आप तक पहुँचेगा सर। आप नॉर्मलाइजेशन को, जिस नॉर्मलाइजेशन को सम्मान बता रहे हो कि ये बहुत कॉमन प्रक्रिया है, बहुत अच्छी चीज़ है सर, इसी नॉर्मलाइजेशन को यूपी में उखाड़ फेंका था। अभी लगभग 1.5-2 महीने पहले बिहार में उखाड़ फेंका गया था। 1.5-2 महीने तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिए, लगभग 1-1.5 महीना हुआ है, बिहार में इसको उखाड़ फेंका गया था। क्या? और नॉर्मलाइजेशन का जहाँ जहाँ राजस्थान में ये, पूरे भारत में ये लागू हुई है ना, जिस जिस राज्य में, वहाँ वहाँ इसका विरोध हुआ है सर। क्या? और साहब का एक दो ट्वीट भी है, मैंने वो भी देखे थे, साहब की प्रोफाइल मैंने देखी थी। तो कुछ बच्चों ने सवाल किया था सर इसको हटा क्यों नहीं देते, तो साहब ने कहा था कि भाई हम इसको हटा नहीं सकते, तो कुछ पुराने मतलब भर्तियों में ये मामला कोर्ट में भी गया था, हाई कोर्ट में भी गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। तो साहब का एक दो ट्वीट है कि भाई सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगाई हुई है, ये फॉर्मूला सही है। तो सर जरूरी थोड़ी है जो सर न्यायपालिका ने बोल दिया वो सही है, मतलब मैं न्यायपालिका की अवहेलना नहीं कर रहा, उनका फैसला सर्वोपरि होता है, ये निश्चिंत है, और आगे भी होता होगा न्यायपालिका। लेकिन सर एक आपको शायद नहीं पता हो तो आपको बता दूंगा, क्या पता आप
10-12 पढ़ के आर्मी में लगे हो और आपका प्रमोशन हुआ हो आर्मी के उच्च पदों पर पहुंचने में, और पिछले कार्यकाल में आपके पर मतलब गहलोत साहब की मेहरबानी हुई हो, इसलिए आपको बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। अगर आपको पॉलिटिकल के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। हमारे से एक आर्टिकल 137 है, अनुच्छेद, जिसमें सर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही कह दिया होगा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला सही है, तो सर ऐसे ये सिर्फ नॉर्मलाइजेशन, ऐसे कई मामले हैं सर आर्टिकल 137 जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों का रिव्यू कर सकता है। मतलब कहीं ना कहीं उस फैसले में कहीं चूक तो नहीं होगी, कहीं मतलब जैसे कि नॉर्मलाइजेशन का ही मुद्दा ले सकते हैं। जो आप हर बार ट्वीट करते हो ना, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा, वो तो सामान्य है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं बस आपको बता रहा हूँ सर कि आप जो बोलते हो ना कि सुप्रीम कोर्ट से मोहर लगी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों का भी रिव्यू कर सकता है आर्टिकल 137 के तहत। क्या, और यदि सुप्रीम कोर्ट को लगे कि नहीं, मैंने जो पिछला निर्णय दिया था नॉर्मलाइजेशन के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट तो अपना भी फैसला पलट सकता है कि भाई यूपी में इनका आंदोलन हुआ था इसके लिए, बिहार में इसके लिए आंदोलन हुआ था, राजस्थान में युवा इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, इसके विरोध में उतर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब कुछ न कुछ गलत है ना। तो जरूरी थोड़ी है, हो सकता है सिर्फ यूपी वाले गलत हो सकता है सिर्फ बिहार वाले गलत हो, ये 3-3 4-4 राज्य वाले इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, और आप बोल रहे हो नॉर्मलाइजेशन सही चीज है। कोई नहीं सर, कोई ना कोई तो भाई बंधु हिम्मत करेगा, क्या, कोई ना कोई तो इसको वापस कोर्ट में लेके जाएगा। और जो भाई बंधु ये वीडियो देख रहा है, अगर कोई कोर्ट जाना चाहे तो आप निश्चिंत कोर्ट जाइए, मैं आपके साथ हूँ। आप जब बुलाओगे, जहां बुलाओगे, मैं आपके साथ आऊंगा। ये मेरे नंबर है, ये मेरे नंबर है, आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। क्या, क्या आपको इस कोर्ट में जाना है, आपके साथ चलना है, आपका साथ देना है, कहीं धरना प्रदर्शन करना है, या मतलब विद्यार्थियों के हित में कोई काम करना है, नॉर्मलाइजेशन को हटाना है, कुछ भी करना हो, आप जहाँ बुलाएंगे, राजस्थान बेरोजगार संघ जहाँ बुलाएगा मैं हाजिर रहूंगा। क्या, हमारे हनुमान किसान जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और वो आपने चतुर श्रेणी कर्मचारी का भी जीके का वेंटेज दबाव में आकर बढ़ाया, नहीं तो वो भी आपकी मंशा नहीं थी बढ़वाने की सर, मैं तो आपको अच्छे से जानता हूँ। मतलब आपके जो ट्वीट करते हो ना, आपके रवैये पहचान जाता हूँ मैं उससे कि भाई आपकी मंशा तो बिल्कुल नहीं थी। ये भी आपको उदाहरण देके समझा देता हूँ, नहीं तो आपको कल ये बोलोगे कि ये तो हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहा है, ब्लेम इल्जाम लगा रहा है। तो सर, जब बच्चे आपसे मतलब विनती कर रहे थे जीके बढ़ाओ, वेंटेज बढ़ाओ, वेंटेज बढ़ाओ, बाहर के युवा बहुत अत्यधिक फॉर्म भर रहे हैं, तो सर आपके ऐसे में 3-4 ट्वीट दिखा सकता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ, जिसमें अपना खुले मंच पे कहा हुआ है कि भाई ये हमारे हाथ में नहीं है, विभाग हमें सिलेबस बना के भेजता है, विभाग सिलेबस बना के भेजता है। आपने खुद ने कहा हुआ है सर, आपने खुद ने ट्वीट किया, आपने खुद का वीडियो भी है मेरे पास कि विभाग सिलेबस हम उसमें कुछ फेरबदल नहीं कर सकते। तो सर ये तो भला हो हमारे बेरोजगार संघ के यूनियन के अध्यक्ष का, हनुमान किसान जी का, जिन्होंने सरकार के ऊपर दबाव बनाया, ज्ञापन दिया, और सरकार ने आपके ऊपर दबाव बनाया कि भाई आप सिलेबस क्यों चेंज नहीं कर रहे। कार्मिक विभाग ने आपको पत्र लिखा था कि आप इनका वेंटेज बढ़ाओ, तब जाकर आपने ना चाहते हुए दबाव में आकर बढ़ाया। और कल परसों का ही आपका वीडियो है, वही एजुकेशन नगरी वालों ने आपका इंटरव्यू लिया था फॉर ग्रेड जीके के ऊपर, उस वीडियो में आप साफ साफ बोल रहे हैं कि सिलेबस चेंज करने की पावर हमारे पास है, इसलिए हम सिलेबस चेंज कर रहे हैं, और निश्चिंत ही इससे राजस्थान के युवाओं को फायदा होगा। तो सर ये राजस्थान के युवाओं के प्रति निश्चिंतता आपके पहले कहाँ गई थी सर, या पहले ही कर देते क्या। तो वीडियो में आप अभी बोल रहे हो कि भाई विभाग के पास पावर है, विभाग के पास अथॉरिटी है सिलेबस चेंज करने की, लेकिन आपने उससे पहले ट्वीट करके बोल रहे हो विभाग के हाथ में नहीं है सिलेबस, तो आगे वाले बना के भेजते हैं, जो संबंधित विभाग होता है वो बना के भेजते हैं। और अब आप बोल रहे हो कि बोर्ड के पास अथॉरिटी है, पावर है चेंज करने की, मतलब अपनी ही बात पे पलट गए सर। आपके ऐसे कई कारनामे हैं जहाँ आपका विरोध हुआ है। पहले सर आपने सीटी की वैलिडिटी 3 साल करने का बोला था, 1 साल के लिए परीक्षा करवाई, फिर 3 साल का करने का बोला था। वचन लाल जी ने विधानसभा में घोषणा भी की थी कि भाई वैलिडिटी 3 साल होगी। और सर इसी 3 साल के चक्कर में न जाने आपने सीटी का परिणाम कितने महीनों खींचा था सर। मतलब जो परिणाम 2 महीने में आना था, उसके लिए आपने दोगुना टाइम लगाया, 4 महीने लगा दिए।
कि सीट 3 साल की होगी, हम नियम प्रक्रियाओं का अवलोकन कर रहे हैं, कानूनी सलाह ले रहे हैं, कानूनी राय ले रहे हैं। हम इस पर सीटी की प्रक्रिया को कोर्ट में ले जाना पड़े, इसलिए हम आवश्यक संशोधन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। न जाने आपने क्या क्या ट्वीट किए थे कि परिणाम आने के बाद परिणाम की तिथि से बच्चों की सीटी वैल्यू वो होगी, लेकिन रिजल्ट के एन 2-3 से रिजल्ट के एन वक्त पर 2 से 3 दिन पहले आपने बोल दिया कि इसमें 1 साल की होगी क्या, और ये 65 गुना आप रिजल्ट जारी कर रहे हो। शर्म नहीं आती सर आपको राजस्थान के युवाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए? क्या बीतती होगी उनके ऊपर, कितने लोगों की बदुआ लगेगी सर आपको। और ये जो आप ये बोल रहे हो ना कि नॉर्मलाइजेशन, ये क्या नॉर्मल प्रक्रिया है क्या? सर मैं दावे के साथ बोलता हूँ, आज नहीं तो कल ये प्रक्रिया हटेगी। ये असंवैधानिक प्रक्रिया है, चाहे इसके लिए कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे विधानसभा का घेराव करना पड़े, चाहे संसद का घेराव करना पड़े, या फिर आपके कार्यालय अधीनस्थ बोर्ड का घेराव करना पड़े। हम युवा तैयार है, राजस्थान के युवा तत्पर है, तैयार है और आक्रोश में है वर्तमान समय में। तो इसलिए सर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपको हटानी पड़ेगी। तो हमारी 2-3 मांगे हैं सर कि आप कोई भी भर्ती एक शिफ्ट में करवाओ, चाहे कितने ही विद्यार्थी हो। पहले भी भर्तियां एक शिफ्ट में होती आई हैं और इस बार भी भर्तियां एक शिफ्ट में हो सकती हैं, अगर आप कोशिश करो तो। अगर आप कोशिश ही नहीं करना चाहते तो वो तो सर आपकी नीयत के ऊपर है। सर भर्ती प्रक्रिया एक शिफ्ट में करवाई जाए और नॉर्मलाइजेशन जैसी असंवैधानिक और बोर्ड द्वारा मनगढ़ंत तरीके से थोपी गई प्रक्रिया को हटाया जाए, पूर्णतया इसका निष्पादन किया जाए, पूर्णतया इसको खत्म किया जाए। और यदि कोई परीक्षा आगे से अलग अलग शिफ्टों में भी आपको करवानी पड़े कि वाकई में मान लो कोई ज्यादा आवेदन आ गए कि भाई 25 लाख 23 लाख आवेदन आ गए और वास्तव में बोर्ड के पास संसाधन ना हो, तो आप भर्ती की प्रक्रिया 2 शिफ्ट में करवाओ, ज्यादा से ज्यादा 3 शिफ्ट में करवाओ। यार आप 12-12 13-13 लाख बच्चों के लिए 6 शिफ्ट में परीक्षा करवा रहे हो, तो सर भले ही आप कितने शिफ्ट में कराओ, 2 शिफ्ट में कराओ, 3 शिफ्ट में कराओ, लेकिन नॉर्मलाइजेशन को पूर्णतः खत्म किया जाए। और सर इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, चाहे भर्ती प्रक्रिया एक शिफ्ट में हो, चाहे 3 शिफ्ट में हो, चाहे 2 शिफ्ट में हो, सर कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से किसी भी विद्यार्थी का ना एक अंक भी कटे, ना एक अंक भी घटे। जितने मतलब विद्यार्थी के वास्तविक नंबर जितने आ रहे हैं, चाहे एक शिफ्ट में हो चाहे 4 शिफ्ट में हो, उसको उतने ही नंबर दिए जाए। ना किसी का एक नंबर भी काटा जाए, ना किसी का एक नंबर भी बढ़ाया जाए, नॉर्मलाइजेशन से जैसी असंवैधानिक प्रक्रिया। और आपने, मेरे को तो बड़ी हंसी आती है जब मैंने कल पशु परिचर का वो रिजल्ट देखा कि 6,000 पदों पर आपने 3,83,000 सेलेक्ट किए। आपको उदाहरण बताना चाहूंगा सर, 3,83,000 सेलेक्ट किए, 6 लाख 6,000 पदों पर 3,83,000। तो सर एक बात बताइए मुझे, आगे जो भर्ती आ रही है राजस्थान की सबसे बड़ी 53,000 फोर्थ ग्रेड कर्मचारी, वैसे तो 54,000 है, कुछ 100-200 पद कम है, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए थोड़ा कम कर देता हूँ मैं, 53,000 भर्ती आ रही है फोर्थ ग्रेड कर्मचारी की, जो राजस्थान की निश्चिंत ही बहुत बड़ी भर्ती है और बहुत सारे बेरोजगार युवा इससे आस लगाए बैठे हैं। और इस भर्ती से पहले नॉर्मलाइजेशन का हटना जरूरी है, नहीं तो सर हम राजस्थान के युवा हैं, ये यहाँ पर संघर्ष युगों युगों से चलता आया है। अंग्रेजों के शासन काल में यह संघर्ष नहीं टिका, मुगलों के शासन काल में यहाँ तानाशाही नहीं चली, तो सर इस बार भी राजस्थान के युवा तानाशाही नहीं चलने देंगे। और नॉर्मलाइजेशन जैसी असंवैधानिक प्रक्रिया इस फोर्थ ग्रेड कर्मचारी से पहले आपको हटानी पड़ेगी और इसको पूर्णतः असंवैधानिक घोषित करना पड़ेगा। इसके लिए हम राजस्थान के युवा किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया आप हटाए तो अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे आपका। अगर नहीं आए तो, अगर आप नहीं हटाते हो तो हम राजस्थान के युवाओं को इस प्रक्रिया को हटाना आता है, हम कोर्ट तक जाएंगे। और आपको भी हमें हटाना आता है क्या? हम आपको भी इस्तीफा देने पे मजबूर कर सकते हैं महोदय जी। सर जनता को आपने क्या समझ रखा है सर, लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र में सर जनता ने सरकारें गिरवा दी, तो सर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को हटाना या फिर आपको हटाना कोई बड़ी बात थोड़ी है जनता के लिए।
सर ये तो युगों युगों से होता आया है। तो सर मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। 6,000 पे आपने 3,83,000 जनों को सेलेक्ट किया है। तो सर एक बात बताइए, 53,000 पदों की भर्ती है, इसमें आप इसमें 65 गुणा को आपने सेलेक्ट किया, इसमें आप कितनों को सेलेक्ट करेंगे सर? अगर इसमें भी आप 65 गुणा का हिसाब रखते हैं तो सर इसमें होते हैं 32,23,000 के लगभग, 32,23,000 के लगभग इसमें विद्यार्थी सिलेक्ट होंगे। तो सर इसको इसकी पीडीएफ में आपको कितने पेपर लगेंगे? क्योंकि 3,000 में तो लग 4 लाख में तो लगभग आपको, मतलब 4 लाख में आपको लगभग 2200 पेपर लगे थे। तो सर 32 लाख में आपको लगभग देख लेना 18-19 हजार पेज लगेंगे। पशु परिचय का रिजल्ट जारी करने में आपको 6 में मतलब 4-5 महीने लगे थे, तो इसका रिजल्ट जारी करने में आपको लगभग 9-10 महीने लगेंगे। और सर माफी चाहता हूँ, ये 53,000 पर 65 गुना की प्रक्रिया शायद आपका सपना रह सकती है, क्योंकि इसके दो कारण है। एक तो सर 32,23,000 आवेदन अभी आए नहीं है। अगर 32,23,000 आवेदन आ भी जाते तो आपको सबको पास करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप